सुरेश एक ऑटो वाला था। उसकी शादी को आज 6 महीने हो गए थे और आज सुरेश ने लोन पर एक ऑटो लिया था। देख कितना मस्त है ना मेरा ऑटो। हाँ, बहुत अच्छा है। अब हर महीने बस इसकी किस्त समय पर चली जाए। रामानंद स्वामी को सुना है वो किस्त ना भरने पर ऑटो ले जाते हैं। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं समय समय पर किस्त भर ही दूंगा। ए जी, एक बात बताऊं? हाँ बोलो। आप पापा बनने वाले हो। सुरेश ने नीना को गोद में उठा लिया और नाचने लगा। उसकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। उसकी खुशियाँ दुगनी हो गई थी। अरे अरे, मुझे चक्कर आ रहा है। आराम से, अब से तुम्हारा खास ख्याल रखना होगा। आपको बेटा चाहिए या बेटी? जो भी हो, दोनों मेरे ही होंगे। मैं तो बस ये सोच के खुश हूँ कि कुछ महीनों में एक नन्ही सी जान मेरे हाथों में खेलेगी। सुरेश ने नीना का नाम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लिखवा दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में नाम लिखवाने की क्या जरूरत? बेफजूल इतने पैसे जाएंगे। जाने दो, मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम्हारी डिलीवरी एकदम अच्छे से होगी। पर अभी तो ऑटो की किस्त भी भरनी है। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। नीना लाख समझाने की कोशिश कर रही थी, पर सुरेश उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए सुरेश ज्यादा समय काम करने लगा। अब वो सुबह 7 बजे घर से निकल जाया करता था और रात को 10 बजे लौटा करता था। इतने ज्यादा समय तक काम करने की वजह से सुरेश की तबीयत खराब हो गई। आप इतना ज्यादा काम मत किया कीजिए। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? और हॉस्पिटल में पैसे भी तो भरने हैं ना। पर आप अपनी तबीयत का भी तो ख्याल रखिए। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा सर दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा। तुम बस मुझे एक कड़क चाय बना कर दे दो। अभी लाई। सुरेश के पास आराम करने तक का समय नहीं था। वो सारा समय ऑटो चलाता रहता ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। एक रात सुरेश ऑटो चला रहा था कि उसके सर में फिर से दर्द होने लगा। उसने ऑटो एक दुकान के पास लगा दी और दुकान से पानी लेने चला गया। वो पानी पी रहा था, तभी उसकी नजर रास्ते के बीच डरी सहमी एक बिल्ली के बच्चे पर गई। सुरेश को उस बिल्ली के बच्चे पर दया आ गई। वो उसे उठाने रास्ते के बीच गया तो अचानक एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया। सुरेश को गहरी चोट आई थी। सुरेश को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जब नीना वहां पहुंची तो उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। आपके पति के दिमाग में गहरी चोट आई है और इसी वजह से वो कोमा में चले गए। पता नहीं वो कब होश में आएंगे। क्या? आपकी परिस्थिति देखकर लगता नहीं कि आप हॉस्पिटल का खर्चा संभाल पाएंगी। बेहतर है कि आप इन्हें घर ले जाइए। नहीं, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मैं इनके इलाज का सारा खर्च संभाल लूंगी। आप बस इनके इलाज पर ध्यान दीजिए। नीना ने अपने गहने गिरवी रखकर हॉस्पिटल में पैसे भर दिए। अब उसके सामने काम करने के सिवाय और कोई पर्याय नहीं था, इसलिए नीना खुद ऑटो चलाने लगी। वो गर्भवती होते हुए भी ऑटो चला रही थी। अपने बच्चे के साथ साथ अपने पति का भी ख्याल रख रही थी। 1 महीना बीत गया। अब तक सुरेश को होश नहीं आया था। रात लगभग 11 बजे का समय था जब नीना हॉस्पिटल से निकली। वो अपनी ऑटो में बैठ गई। वो अपने घर जा रही थी कि तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे भाग रहे थे। नीना ने ऑटो उस लड़की के पास रोका। बैठो, जल्दी अंदर बैठो। वो लड़की ऑटो में बैठ गई और नीना तेजी से ऑटो चलाकर वहाँ से निकल गई। कुछ दूर जाकर, थैंक यू दीदी, थैंक यू। आज आप नहीं होती तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तभी काव्या का मोबाइल फोन बजा। काव्या ने फोन उठाया। पापा, पापा। काव्या ने रोते हुए अपने पापा को सब कुछ बता दिया। वो ऑटो वाली दीदी ने मुझे बचाया। काव्या, तुम उस ऑटो वाली दीदी को घर ले आओ। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है पापा, मैं आती हूँ। नीना उस लड़की के साथ उसके घर गई। बाहर रामानंद स्वामी इंतजार कर रहा था। पापा, आज ये दीदी ना होती तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। तभी नीना ऑटो से उतरी। थैंक यू बेटा। रामानंद की नजर ऑटो पर पड़ी। ये तो मेरा ऑटो है, पर ये तो सुरेश ने लिया था। हाँ,
वो मेरे पति हैं। नीना ने रमानंद स्वामी को सुरेश के एक्सीडेंट और उसकी हालत के बारे में बताया। अब अपने बच्चे के लिए और पति के लिए मैं ही ऑटो चला रही हूँ। तुम बहुत बहादुर हो बेटी। इतनी सहन शक्ति बस एक माँ में ही हो सकती है। तुमने मेरी बेटी को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं बदले में तुम्हारी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। पर सर। मना मत करो। आज से ये ऑटो तुम्हारा हुआ और सुरेश के इलाज का सारा खर्चा मैं करूँगा और तुम्हारे बच्चे के जन्म का भी। नहीं सर। तुम भी मेरी बेटी की तरह हो, ना मत बोलो। ठीक है। रामानंद ने सुरेश का इलाज बड़े हॉस्पिटल में करवाया। कुछ महीनों बाद सुरेश को होश भी आ गया। नीना को भी अब ऑटो चलाने की जरूरत नहीं थी। वो अपने होने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रही थी। धीरे धीरे सुरेश और नीना की जिंदगी बेहतर होती जा रही थी। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। नीना ने उस लड़की की मदद की और रामानंद ने नीना की। इस मॉडर्न वर्ल्ड में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी सोच रूढ़िवादी है, जैसे ये दीक्षित परिवार। भाई लड़की तो हमें पसंद है, अब कुछ लेन देन की बात हो जाए तो अच्छा है। मैं एक रिटायर्ड पोस्टमैन हूँ। देने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपए ही होंगे। अगर आपको सही लगे तो बात आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो 4 लाख रुपए हमारे विवेक के लिए कम हैं, पर आपकी बेटी माया रूप रंग के साथ साथ पढ़ी लिखी भी है, तो हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। बहन जी, मुंह मीठा कीजिए। माया के पापा को कहाँ पता था कि वो कौन सी आफत सिर मोड़ ले रहे हैं। वो तो इसलिए खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो रही है। कुछ महीनों बाद माया और विवेक की शादी अच्छी तरह धूमधाम से हुई। माया के पिताजी ने 4 लाख रुपए दहेज में भी दिए। शादी के बाद शशिकला अपने बहू से सारे काम करवाती थी और खुद आराम की जिंदगी जी रही थी। माया, अरे ओ माया, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से कह रही हूँ मुझे प्यास लगी है, पानी दो। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? बेचारी माया अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी। कुछ महीने बाद माया प्रेग्नेंट हो गई। मुझे तो एक चांद सा लल्ला चाहिए जो मेरे खानदान का नाम रोशन करे। और अगर लड़की हुई तो? जरूरी है अपनी मनहूस जुबान से मनहूसियत टपकाने की। अगर लड़की हुई तो उसे लेकर अपने बाप के घर चली जाना, समझी? माया समझ गई कि उसके ससुराल वालों को लड़का चाहिए था। वो हर समय उससे लड़का होने की प्रार्थना किया करती थी। हे भगवान, मुझे लड़का ही देना, वरना ये लोग मुझे और मेरे बच्चे को जीने नहीं देंगे। मुझ पे कृपा कीजिए भगवान। आखिर वो दिन आ गया जब माया को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। विवेक और शशिकला वहीं चिंतित खड़े थे। कुछ देर में माया के पापा भी वहां पहुंच गए। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। ये सुनकर विवेक और उसकी माँ के चेहरे का रंग ही उड़ गया और माया के पिताजी का दिल बैठ गया। हे भगवान, अब क्या होगा? विवेक और शशिकला हॉस्पिटल से चले गए और माया के पापा अंदर गए। क्या उन्हें पता चल गया कि मुझे लड़की हुई है? हाँ, लेकिन इसमें तेरी क्या गलती है? तू रो मत, मैं उन लोगों से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। माया के पापा ने अपनी बेटी को संवारा। फिर वो अपनी बेटी के ससुराल गए और विवेक और शशिकला को समझाने लगे। बेटा विवेक, तुम तो इतने समझदार हो। लड़का या लड़की, ये तो भगवान की देन है। उसमें बेचारी माया क्या कर सकती है? आप तो उसकी साइड लेंगे, पिता जो ठहरे। बहन जी, हो सकता है अगली बार आपको अपना वारिस मिल जाए। ये बात सुनकर विवेक माया के पिताजी की बात मान गया। कुछ दिनों बाद
माया और उसकी बेटी अपने ससुराल लौटे। माया को फिर से सारे घर के काम अकेले देखने पड़ते थे। यहाँ तक कि जब उसकी बेटी रोती थी, कोई उसे उठाकर लाड़ नहीं करता था। बेचारी माया ये सब सह रही थी। 1 साल बीत गया। अब माया फिर से प्रेग्नेंट थी। ससुर जी, मैं कहे देता हूँ, इस बार अगर लड़की हुई तो आप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को लेकर अपने घर चले जाना। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सभी लोग नर्स के आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है। ये सुनकर माया के पापा रोने लगे और विवेक और शशिकला हॉस्पिटल से चले गए। अरे वाह, लक्ष्मी पैदा हुई है। तू क्यों रो रही है पगली? तेरा पापा अभी तक जिंदा है। चल, रो मत। एक बार फिर माया के पापा ने माया को संवारा। माया के पापा माया को अपने घर ले गए। वो रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे, इसीलिए उन्हें पेंशन मिलती थी। पर अब माया की बच्चियों की भी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए वॉचमैन की जॉब ढूंढ ली। कुछ महीनों बाद, पापा, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। तुझे बच्चों से फुर्सत कहाँ मिलती है? कुछ भी छोटा मोटा जिससे आपकी हेल्प हो जाए। मैंने कुछ सोचा है। क्या? मैं केक्स अच्छे से बना लेती हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम आमदनी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? मैं केक्स बनाऊंगी और आप बेचोगे, बस। ठीक है। अगले दिन से माया ने केक्स बनाना शुरू कर दिया। माया के पापा ये केक्स स्कूल के बाहर बेचने लगे। बच्चों को ये केक्स बहुत पसंद आते। देखते ही देखते माया का बिजनेस चल पड़ा। अब उसके पापा ने अपनी दुकान खोल ली। माया अब भी केक बनाती थी, पर घर पर नहीं, अपनी बेकरी में। फिर एक दिन शशिकला माया की बेकरी पर आई। अरे वाह, तेरे बाप के पास तो बहुत पैसे आ गए। लगता है विवेक को भेजना पड़ेगा तुझे वापस बुलवाने। शौक से भेजिए, पर सासू माँ, पहले अपने बेटे का दाम बता दीजिए। मतलब आप तो यहाँ अपने बेटे को बेचने आई हैं, पर मुझे उसे खरीदने का कोई शौक नहीं है। समधी जी, देखिए आपकी बेटी क्या बोल रही है। आज पहली बार वो बिल्कुल सही बोल रही है। शशिकला के तो होश ही उड़ गए। वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गई।